नमस्कार, 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। 5 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर आपको दिखाएंगे राहुल गांधी से जुड़ी, जहां कांग्रेस ने भाजपा नेता द्वारा राहुल गांधी को कथित तौर पर धमकी देने की वीडियो क्लिप शेयर की है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और तीसरी बड़ी खबर यूपी से होगी, जहां देशव्यापी धर्मांतरण के मामले में दोषी करार दिया गया मौलाना उमर गौतम फतेहपुर के पंथुआ का रहने वाला है। और चौथी खबर राजस्थान से, जहां भजन लाल सरकार राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। पांचवी बड़ी खबर शिमला से होगी, जहां संजौली स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के विरोध में हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का विरोध किया है। चलिए शुरुआत तो पहली बड़ी खबर से करेंगे, जहां कांग्रेस ने बुधवार को एक भाजपा नेता द्वारा राहुल गांधी को कथित तौर पर धमकी देने की वीडियो क्लिप शेयर की है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसे गंभीर मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते। ये बेहद गंभीर मामला है। आपकी पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने शेयर किया है बीजेपी नेता का वीडियो, और बीजेपी नेता ने जो कुछ भी कहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए काफी विवादास्पद है। और यह भी कहा जा रहा है अब कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी का भी हाल इंदिरा गांधी जैसा होगा। एक कांग्रेस नेता ने यह वीडियो शेयर किया है और उन्होंने पीएम मोदी से भी ये संदेश उन तक पहुंचाया है कि आप इस तरह के विवादित वीडियो और बयान पर चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी ही कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति का यह वीडियो आया है सामने, आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का भी इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा। ये एक वीडियो आया है बीजेपी नेता का, जिसमें वो इस तरह की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम और गृह मंत्री से भी इस पूरे मामले में बातचीत की गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर जो धमकी भरे लहजे में जो बात की गई है, जो धमकी उनको दी गई है, जाहिर तौर पर विवादास्पद है। और पीएम और गृह मंत्री से इस पूरे मामले में कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि प्रधानमंत्री इस मामले में चुप्पी नहीं साध सकते। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जिस तरीके से पूरा एक वीडियो सामने आया है, देखिए बड़ा सवाल तो ये भी है कि ये जो बीजेपी नेता बताया जा रहा है, जिसका ये वीडियो है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि ये इस तरह के लहजे में बात कर रहा है? क्या कोई संरक्षण है? इसका बैकग्राउंड क्या है? और अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या निकलकर सामने आया है? राखी, जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया था, राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए जिस तरह सिख समुदाय के लिए कहा था, पगड़ी और गुरुद्वारे को लेकर जो टिप्पणी दी गई थी, उस टिप्पणी को लेकर अब भाजपा के सिख समुदाय के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। देखा जाए, राहुल गांधी के बयान को सियासी मोड़ दिया जा रहा है। इस सभी मामले को लेकर भाजपा के जितने सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया है और लगातार आरोप प्रति आरोप लगाया। भाजपा के एक पूर्व विधायक ने धमकी भरा वीडियो उनका एक वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी अपने पूर्वजों का हाल देख ले, और ये चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था, कहीं उस हाल को ध्यान में रखा जाए। इसको लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, देश के कई राज्यों में जिस तरह विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, इसको लेकर अब राजनीति चरमराती नजर आ रही है। जिस तरह राहुल गांधी के बयान पर आरोप प्रति आरोप लग रहा है, सिख समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं भाजपा के सिख समुदाय के जो कार्यकर्ता है उन्होंने मांग की है राहुल गांधी सिख समुदाय से माफी मांगे। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है इस पूरे मामले में कोई आगे एक कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि देखिए, एक बात सच है, यदि राहुल गांधी ने सिखों को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया है, तो क्या सिखों की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि राहुल गांधी तेरा भी वो हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था? तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में एक मैसेज के तौर पे बड़ी एक नफरत फैलाने का काम कर सकती है देश में। जी हाँ राखी, बात करें जिस तरह राहुल गांधी के बयान पर
जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, धमकी भरे वीडियो जिस तरह वायरल होते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है सियासत कर रही है। सिख समुदाय को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी के संबोधन में जिस तरह उन्होंने वक्तव्य रखे थे, अपनी जो बात की थी, उनका किसी धर्म और किसी जाति को आहत पहुंचाना नहीं था, लेकिन उसको विवाद बनाया जा रहा है। इस पर बीजेपी कहीं ना कहीं सियासत करती जरूर नजर आ रही है। जिस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो भाजपा की जो राजनीति नजर आ रही है वो सिख समुदाय को बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपनी सियासी जो सियासत है उसको चरमराती नजर आ रही है। और राहुल गांधी से लगातार माफी की मांग की जा रही है। सिख समुदाय ने कई वीडियो में वायरल किया है जिन्होंने वो साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी सिख समुदाय से माफी मांगे, नहीं तो अपनी दादी का हाल ध्यान में रखें। इसको लेकर अब राहुल गांधी की क्या। ठीक है इरफान, बीच में रोकूंगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व विधायक का एक धमकी वाला वीडियो सामने आया, कहीं ना कहीं बवाल जैसी स्थिति बन रही है। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग भी होने जा रही है। दावे हर तरफ से जीत के हो रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा बोल दिया कि उस पर सियासत तेज है। उसके मायने बड़े निकाले जा रहे हैं। असल में उमर अब्दुल्ला ने ऐसी संभावना जताई है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है। असल में उमर अब्दुल्ला को ऐसा डर है कि अगर कश्मीर घाटी में वोट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उमर ने कहा था कि अगर कश्मीर में वोट बटेंगे तो बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है। उन्होंने कश्मीर की जनता अपील की है कि वे अपने वोट समझदारी से इस्तेमाल करें। देशव्यापी धर्मांतरण के मामले में दोषी करार दिया गया मौलाना उमर गौतम मूलतः फतेहपुर के पंथुआ का रहने वाला है। वर्ष 1964 में हिंदू राजपूत परिवार में उसका जन्म हुआ था। तब उसका नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम हुआ करता था। नैनीताल में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात बिजनौर जिले के नासिर खान से हुई थी। नासिर की इस्लामिक किताबें पढ़ने के बाद श्याम ने 1984 में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उधर कोलत के मौलाना कलीम सिद्दीकी ने मेरठ से बीएससी की और एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए सीपीएमटी में 57वीं रैंक हासिल की, लेकिन डॉक्टर की बजाय मौलाना बनकर दीनी तालीम देने लगा। अपना मदरसा बनाया और उसके ट्रस्ट को खाड़ी देशों से 3 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ ही हवाला के जरिए भी खूब धन मिला। देशव्यापी धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने है। श्याम से बना उमर गौतम, 1984 में इस्लाम धर्म को कबूला। धर्मांतरण के मामले में यूपी में बड़ी सजा, डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ धर्मांतरण में कूदा कलीम। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से पूरी खबर, पूरा मामला सामने आया है, अब ये चीज यदि सामने आ रही है और सजा देने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना वक्त कैसे लग गया ये सारी चीजों के खुलासे में, और कैसे पकड़ में आई ये चीजें? जी, आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि ये पहला एक ऐसा मामला है जिसमें उम्रकैद की सजा हुई है। मुख्यमंत्री सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये पहला एक इतना बड़ा मामला है जिसमें 10 लोग को उम्रकैद की सजा हुई है। एक बड़ा मामला है और सरकार इस पर गंभीर भी है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये अपना इस तरीके से रैकेट चला रहा था, तो लोगों को इस तरीके से जो गरीब असहाय लोग हैं उनको पैसा फंडिंग जो विदेश से इसको होती थी, बाहरों से फंडिंग होती थी बाहर से, वो पैसे को उन लोगों में बांट के उनको मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित करता था, उनको उसकी उपलब्धियां बताकर उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा देता था। तो ये बहुत बड़ा मामला था और ये काफी वर्षों से चला आ रहा था, जिसका खुलासा हुआ। उसके बाद उसमें कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। उसके बाद योगी सरकार में जिस तरीके से फास्ट ट्रैक से मुकदमा चलाया गया और उसके बाद उम्रकैद की सजा, एक बड़ा मामला है। जी बिल्कुल समीर, एक छोटा सा सवाल और है यहाँ पर कि चलिए, जिन्हें सजा मिलनी थी उन्हें तो सजा मिल गई, लेकिन जिन लोगों को ये आकर्षित करते थे, इतनी फंडिंग इनको होती थी, करोड़ों रुपए इनके पास आता था, ये कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म की तरफ लोगों को आकर्षित करते थे, तो कई ऐसे लोग होंगे जो इनसे जुड़े होंगे, क्या उनकी क्या अपडेट है? क्योंकि ये जिनको जाना था वो तो जेल गए। जी देखिए राखी जी, इसमें साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके से ये असहाय लोगों को टारगेट करते थे, इनका एक रैकेट था बहुत बड़ा था, जो उनके द्वारा उन लोगों के बीच एक मैसेज फैलाते थे, इस्लाम धर्म आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको हर तरीके से सहायता मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपके दुख दर्द में जो आपका सहयोग पाएगा वो इस्लाम धर्म से जुड़े लोग आपका सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने एक भ्रम जाल फैलाया। उनको अपने जो एजेंट थे, उन एजेंटों को ये भी सूत्रों से माना जा रहा है, उनको पैसा मुहैया कराते थे कि इनको आकर्षित कराया जाए। और एक बहुत बड़ी फंडिंग विदेश से जो आती थी, उसका कुछ फंड यहाँ पे उनको बांट के उनको मुस्लिम धर्म की ओर आकर्षित करके उनको धर्मांतरण करा देते थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि विदेश से इतनी बड़ी फंडिंग आती थी और इसकी जानकारी नहीं हो पाती थी। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए समीर। तो जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा मामला है,
कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और करीब 10 लोगों को इस पूरे मामले में पहला ऐसा मामला है जिसमें उम्र कैद की सजा हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर है, भजनलाल सरकार राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो इसके चलते एक बार फिर से यही संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इस साल नगर निकायों के चुनाव नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के 5 नगर निगम, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं में इस साल चुनाव अटक जाएंगे। सरकार इन सबका चुनाव एक साथ कराने के मूड में है और इसको लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी खुलासा किया है। उन्होंने गत दिनों में कहा कि राजस्थान में जल्द 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू होगा। ऐसे में कई नगर निकायों में नवंबर में कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इनके कार्यकाल को बढ़ाकर वहां प्रशासक नियुक्त करेगी। चलिए और इस वक्त आपको बता दें, राजस्थान से स्टेट हेड सुमन मीणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है और 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इस दिशा में बढ़ने का प्रयास है, कैसे करेंगे, इसके लिए किन बातों को शामिल किया गया है और कितना इंप्लीमेंट होता है, इसको देख पा रहे हैं राजस्थान में? जी राखी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही प्रयास हैं जो कि चुनाव को स्टेट उसमें बदले जा रहे हैं। भजनलाल सरकार का पहला वो रहेगा इसमें राजस्थान के अंदर नगर निगम चुनाव को लेकर। भजनलाल सरकार 1 to 1 स्टेट कलेक्शन वाला फार्मूला जो लागू करने की पूरी तैयारी में है राजस्थान के अंदर। सूत्रों का मानना है तो इसके चलते इस बार ये हो सकते हैं, संकेत दे रहे हैं कि इस साल नगर निगम चुनाव जो है कि कलेक्शन को लेकर फार्मूला जो लागू कर रहे हैं, ये झाबर सिंह खर्रा का कल का बयान है। बिल्कुल सुमन जी, इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, इसके क्या फीडबैक होंगे, कितना फायदा सरकार को इसके लिए हो सकता है? क्योंकि ये मांग जो है, ये बात जो है, वो पहले से लगातार कही आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी देखें तो इस प्रयास के लिए प्रयास तो पहले भी किए गए हैं, बातचीत हुई है। तो यदि ये कह लें कि एक शुरुआत के तौर पर, इम्प्लीमेंट के तौर पर राजस्थान में यदि इस फॉर्मूले को लागू करने की बात हो रही है, तो कितना बड़ा एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? जी राखी, भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा ये रहेगा कि जैसे कि झाबर सिंह खर्रा ने जो कल मीडिया से रूबरू होकर ये बातें कही थी कि जो चुनाव होंगे, 5 नगर निगम चुनाव, 28 पालिका चुनाव और 16 पार्षदों में इस साल जो चुनाव होने वाले हैं वो 2025 में होंगे। यानी कि जो सरकार का जो चुनाव एक साथ ही होने वाला है, उसके अंदर यही फायदा रहेगा कि निगम के चुनाव जो 2 जगह होते थे वो अब एक बार ही होंगे। बिल्कुल। चलिए सुमन जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो भजनलाल सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए तैयार है। काफी कुछ प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं। चुनाव का फॉर्मूला जो एक पूरी प्रोसेस होगी, इसके लिए उसकी तैयारी की बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यदि इसको पूरी तरह से फुल फ्लैश में लागू कर देती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर इस वक्त की, शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के विरोध में बुधवार को हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का शिमला व्यापार मंडल ने विरोध किया है। शिमला व्यापार मंडल के आह्वान पर शहर में आज बाजार आधे दिन के लिए बंद रखे गए हैं। शिमला में मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के विरोध में बुधवार को हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रशासन की धारा 163 लगाने के बावजूद संजौली में हजारों की भीड़ जुटी और मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी करीब 6 घंटे तक अड़े रहे। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को 2 बार लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पानी की बौछारें भी की गईं। पुलिस का लाठीचार्ज, धक्का मुक्की और पथराव के बीच 6 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल भी हो गए। दर्जनों लोगों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने बैरिकेड भी तोड़ डाले। चलिए तो आपको बता दें कि गुस्साई भीड़ पर पुलिस ने लगातार जिस तरीके से पानी की बौछार भी की है और कंट्रोल करने की उनकी कोशिश थी कि जो उग्र भीड़ हुई है धारा 163 लगाने के बावजूद उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि मस्जिद में अवैध निर्माण की जो बात हुई है उसको गिराने के लिए जो हिंदू संगठन थे वो सड़कों पर उतरे। 6 घंटे तक वो अड़े रहे और जाहिर तौर पर जब एक धर्म का मामला आ जाता है तो थोड़ा सा अशांति ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होती है। चलिए और इस वक्त आपको बताते शिमला से हमारे सहयोगी दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से मस्जिद का पूरा मामला आया है, बड़ा सवाल यह है कि अवैध निर्माण हो कैसे गया। जब अवैध निर्माण हो रहा था तब प्रशासन नहीं देख रहा था, तब किसी ने कंप्लेन नहीं की। जब निर्माण हो गया तब उसको तोड़ने के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, हिंदू संगठन जाहिर तौर पर विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये मामला कैसे सामने आया और अब आगे इसमें क्या है कि ये 2010 से मामला चला आया था। इसमें एमसी के साथ में 44 इसमें पेशियां लग चुकी थी। इसके बावजूद भी ये 2 मंजिल मकान 5 मंजिल तक पहुंच गया। इसमें कहीं ना कहीं चूक सरकार की रही है।
इस बीच इसमें सरकार के साथ में नहीं तरपाल लगा के कैसा भी करके अब नई इसमें अपडेट ये आई है कि मुस्लिम समुदाय इसके अंदर क्या कहते हैं, कमिश्नर शिमला को व्याकम सौंपता है कि इसमें हम जो ऊपर की 3 मंजिलें हैं हम उसको तोड़ना चाहते हैं और हम विवाद नहीं चाहते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम समुदाय। अब और दूसरा ये है कि कल मंडी के लिए पूरा हिमाचल हिंदू संगठन कूच करेगा और शनिवार के दिन पूरा हिमाचल बंद रहेगा, क्योंकि मंडी के अंदर भी यही एक दूसरा मामला सामने आया है कि जेल रोड पे कि एक विवादित मस्जिद जो है वो ही उसका विज्ञापन कमिश्नर एमसी मंडी जो है वो विज्ञापन सौंपेगी और उसकी जो फाइल है वो अपडेट करेगी। वो कल जो होगा वो एक बड़ा, जैसा ही हमारे शिमला में देखने को मिला है वो कल मंडी में ही देखने को मिलेगा, अगर कोई प्रशासन इसमें कोई कदम नहीं लेता। जो कि सरकार के थ्रू ये बताया गया है कि हम एक कमेटी गठित करते हैं, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल होंगे और उसमें वहाँ पे एक रिपोर्ट सबमिट होगी, उस दोनों ही उसके साथ में काम करेंगे। जी, जहां तक आधे दिन बाजार बंद करने की बात है, लोगों को परेशानी भी तो हो रही होगी, या लोग इसके समर्थन में आए हैं? आज समर्थन में पूरे आए हैं, लेकिन देखा जाए तो ये आज बाजार बंद हुआ इसमें सब्जी मंडी और जो डेली नीड्स थी वो सारी चीजें बंद हुई है। ये पर्टिकुलर शिमला टाउन की बात नहीं है, जितना शिमला डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वो सारा ही डिस्ट्रिक्ट, पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट बंद रहा है और काफी परेशानी रही है आने जाने की। और दूसरी परेशानी हुई है कि जो डेली नीड्स जो इनको शिमला वासी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन 1 बजे सारा बाजार खुल गया है, जो अभी 1 बजे के बाद सारी चीजें सुचारू रूप से चलना चालू हो गई है। अभी तो है नहीं, लेकिन कल का जो देखा जाएगा, जो मंडी का होगा वो मंडी का देखने वाला है कि कल अगर एमसी मंडी कल अपनी क्या कहते हैं फाइल देती है और उसमें क्या वो बोलती है तो उसके ऊपर आधारित करेगा कि प्रदर्शन कितना उग्र होगा और कितना शांत रहेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो गुस्साई भीड़ पर पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया था। आपको बताएं कि पानी की बौछारें भी की गई हैं। ये तस्वीरों में जो आप तमाम भीड़ देख रहे हैं ये वो लोग हैं, हिंदू संगठन के जो लोग हैं, ये एक साथ आए हैं ताकि जो मस्जिद पर अवैध निर्माण किया गया है उसको धराशायी किया जाए। इस तरह से काम नहीं हो सकता। पुलिस प्रशासन जो मुस्तैद है, देखिए आने वाले समय में इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।